हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से जीएस जीके के एग्जाम की एक शानदार क्लास। आज है दोस्तों 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को CISF SCM का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम के एनालिसिस से जो भी जीएस जीके के ऑल शिफ्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का आज हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार क्लास साबित होने वाली है। जिस भी विद्यार्थी का एग्जाम हुआ था तो आप लोग अपना आंसर की यहाँ पर मैच कर सकते हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं, इसके अतिरिक्त जो भी क्वेश्चन आपको याद हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में उनके क्वेश्चन को पिन कर सकते हैं ताकि हम आपको उसके एग्जैक्टली आंसर बता सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। चलिए देखिए, आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को CISF SCM यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आया था कि यहाँ पर अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 किस भाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मिला था कि लखनऊ में स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। एक और क्वेश्चन मिला था कि महिला प्रीमियर लीग के प्रथम सत्र का खिताब किसने जीता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह मिला था कि अनुच्छेद 39 जो डी है वो किससे संबंधित है। तो बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। इन सभी क्वेश्चनों का और भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो एक बार से आप लोग दोस्तों को जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था साथियों, बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों अगर बात कर लेते हैं बोनालू त्योहार के बारे में, तो ये एक वार्षिक उत्सव है जो कि तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कहां पर होता है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू त्योहार, याद रखेंगे। ये एक वार्षिक त्योहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है, जो आषाढ़ महीने में स्थित या फिर जुलाई अगस्त में इसे मनाया जाता है। ये भी याद रखेंगे। हिंदू कैलेंडर का महीना होता है आषाढ़, या फिर अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो ये इसका महीना हो जाएगा जुलाई और अगस्त। इसके मध्य में मनाया जाने वाला ये एक त्योहार है जो कि तेलंगाना में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपका तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा गया था कि बदरुद्दीन तैयब जी किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए बात कर लेते हैं बदरुद्दीन तैयब के बारे में। तो ये दोस्तों भारत के पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और ये दोस्तों 1887 में, याद रखेंगे, 1887 में मुंबई में, ठीक है। कहां पर बने थे, एक मिनट, यहां पर एक ट्रैक है बक मई, ठीक है। इस तरह से याद रखना है आपको। तो ये मद्रास में बने थे। कहां पर बने थे, 1887 में कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी मद्रास में, और मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। बदरुद्दीन तैयब ब्रिटिश भारत के समय एक प्रमुख वकील, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। वह बॉम्बे उच्च न्यायालय में बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले पहले भारतीय भी थे। यानी कि इन्होंने वकील के रूप में बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या किया था, अभ्यास किया था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था 1887 में। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं लवलीना बोरगोहेन के बारे में। ये भारत की एक बॉक्सर है, क्या है, मुक्केबाज है, इनको याद रखेंगे। लवलीना बोरगोहेन एक भारतीय मुक्केबाज है जो 69 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं और वह 23 साल की हैं। असम के गोलाहाट जिले की रहने वाली हैं, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में उन्होंने महिला वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। यानी कि 69 केजी जो वर्ग होता है, इसमें जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था यहाँ पर इनको क्या मिला था दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। कौन सा मिला था, ब्रॉन्ज मेडल। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विश्व व्यापार रिश्वत जोखिम रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए बात कर लेते हैं विश्व व्यापार रिश्वत जोखिम रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें भारत का जो स्थान मिला है 82वां स्थान है। और ये जो रिपोर्ट आई थी ये 2021 की है, ठीक है। याद रखेंगे, क्वेश्चन मिला था कि 2021 में जो विश्व व्यापार रिश्वत रिपोर्ट है इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। 82वां स्थान हो जाएगा भारत का। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों याद रखेंगे, टोटल 194 देशों की लिस्ट जारी की गई थी, जहां पर भारत कौन से स्थान पर आया था, 82वें स्थान पर आया था। और इससे पहले 2020 में भारत की जो रैंक थी वो 77 थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई। देखिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी। कब हुई थी, याद रखेंगे, 2005 के अधिनियम के तहत वर्ष 2006 में सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। और इस समय जो भारतीय जो समिति बनी थी भारत में वो सी रंगराजन समिति थी।
भारत के एक गवर्नर हुआ करते थे उस समय, सी रंगराजन। उन्हीं की सिफारिश पर एक समिति बनती है। उसके बाद वहां पर भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापना की जाती है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा गया था, उदार शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है। देखिए, अगर बात कर ले साथियों उदार शक्ति के बारे में, तो उदार शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य होने वाला क्या है, एक युद्धाभ्यास है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन पूछ सकता है सिलीनेक्स के बारे में। किसके बारे में, सिलीनेक्स के बारे में। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन दोस्तों आपसे सेटमैक्स भी पूछ सकता है। तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है सेटमैक्स। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। या फिर बात कर लेते हैं शक्ति के बारे में। किसके बारे में, शक्ति के बारे में। तो शक्ति जो एक्सरसाइज है ये दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य होती है। किसके मध्य, फ्रांस और भारत के मध्य होती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये कुछ एक्सरसाइज है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया था, गेहूं में कौन सा प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन आया था कि गेहूं जो होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे उस प्रोटीन का नाम हो जाएगा ग्लूटेन। क्या हो जाएगा, ग्लूटेन। गेहूं की रोटी में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। 2 रोटी आपके शरीर के लिए 5.2 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराती है, या 2 रोटियों में 5.2 ग्राम क्या मिलता है, हमको प्रोटीन मिलता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आया था, अनुच्छेद 39D का संबंध किससे है। देखिए साथियों, अगर बात कर ले अनुच्छेद 39D के बारे में, तो दोस्तों याद रखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन। यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, तो याद रखेंगे महिला और पुरुष में समान कार्य के लिए समान वेतन की जो अवधारणा है ये अनुच्छेद 39D के अंतर्गत आती है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यहां पर लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D उद्देश्य समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समान वेतन सुनिश्चित करना चाहता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982, जीत सिंह बनाम MCD 1986 और दिल्ली पशु चिकित्सा एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1984 मामले को निपटाने के दौरान अनुच्छेद 39D पर भरोसा किया गया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो इतनी सारी जो दलीलें हुई थी कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो इसके दौरान अनुच्छेद 39D की सिफारिश की गई कि इसको संविधान में जोड़ा जाए। और दोस्तों यहां पर क्या मिला था, समान कार्य के लिए महिला और पुरुष में समान वेतन की उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आया था, अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है। ठीक है, किससे संबंधित है अनुच्छेद 39 से। देखिए अनुच्छेद 39 की बात कर ले तो दोस्तों यहां पर समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, क्या हो जाएगा, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड एंड इक्वल क्या हो जाएगा, जस्टिस। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39A। ठीक है, जबकि अभी बात की थी 39D की, तो वहां पर क्या था, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आया था, महिला प्रीमियर लीग पहले चरण का आयोजन कहां पर हुआ। देखिए अगर बात कर लेते हैं महिला प्रीमियर लीग के बारे में, यानी कि WPL के बारे में, WPL का जो पहला चरण का आयोजन हुआ था ये मार्च अप्रैल महीने में हुआ था। कहां पर हुआ था, फरवरी मार्च कह सकते हैं, फरवरी मार्च में यहां पर इसका आयोजन होता है। और आयोजन कहां पर हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे मुंबई और नवी मुंबई में। कहां पर दोस्तों, मुंबई और नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग के पहले चरण का आयोजन होता है। और इसमें पहले सीजन का खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता था। तो इसको भी आप लोग चाहो तो अच्छे से याद रख सकते हैं, जो कि भारत का पहली बार महिला प्रीमियर लीग यानी कि महिला IPL हुआ था। तो यहां पर जो खिताब जीता गया था किसने जीता था, मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आया था, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। देखिए बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि जो USA है। कौन सा, USA के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिए गए थे दोस्तों, फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में स्थित है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान में इसकी कुल संख्या कितनी है, 6 है। जो 7वां मौलिक अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई सरकार में समाप्त कर दिया गया है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की। तो दोस्तों अगर बात कर रहे हैं हितकारिणी सभा के बारे में, तो ये विभिन्न जगह पर, याद रखेंगे जो हितकारिणी सभा है ये विभिन्न जगहों पर अलग अलग नाम से खोली गई थी। जबकि पहली बार जो हितकारिणी सभा बनी थी वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में, याद रखेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्था है। याद रखेंगे जो हितकारिणी सभा है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्था है। यह संस्था इस क्षेत्र के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों को संचालित करती है। इसकी स्थापना 1868, जो हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना पहली बार
1868 में दोस्तों की गई थी राज बलवंत राव खेर और दीवान बिहारी लाल खांचा जी और इसके अतिरिक्त श्री अंबिका चरण बनर्जी, इनके 3 लोगों के द्वारा पहली बार हितकारी सभा की स्थापना 1868 में होती है। जबकि एक बात और याद रखेंगे, यहां पर एक हितकारी सभा की स्थापना आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी की गई थी। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी एक हितकारी सभा की स्थापना की गई थी। तो ये एक अलग हितकारी सभा थी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साथियों अगर बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935। साथियों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के लिए अधिनियम आया था वर्ष 1934 में। वर्ष 1934 में एक अधिनियम पारित किया गया था जो कि हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर आया था और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था इनका? याद रखेंगे, कुछ लोग इसको शॉर्ट में ओस स्मिथ के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी चाहो तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, वो स्मिथ भारत के पहले क्या थे? भारतीय आरबीआई के पहले गवर्नर थे। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे, वर्तमान में इसके जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है और ये 25वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के? 25वें क्रम के भारत के गवर्नर है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो करो और मरो का नारा है ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोस्तों याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों 2014 में किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भारतीय भाषा है उड़िया। क्या नाम है? उड़िया। उड़िया भाषा के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसको 2014 में भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। देखिए याद रखेंगे, ऐसी भाषाएं, शास्त्रीय भाषा क्या होती है उनके बारे में याद रखेंगे कि ऐसी भाषाएं जिनका उद्गम किसी अन्य भाषा से नहीं हुआ है बल्कि स्वयं में अपने उद्गम का स्थान रखती हैं, तो ऐसी भाषाओं को दोस्तों क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तो शास्त्रीय भाषाओं में कुल मिलाकर के 6 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं। सबसे पहले याद रखेंगे तमिल भाषा। क्या नाम है? तमिल भाषा। दूसरी भाषा हो जाएगी आपकी दोस्तों तेलुगु भाषा। ठीक है, क्या हो जाएगी? तेलुगु भाषा। तीसरी आपकी यहां पर हो जाएगी संस्कृत। कौन सी हो जाएगी? संस्कृत। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे मलयालम। कौन सी? मलयालम। ठीक है, मलयालम के अलावा अगर बात कर ले कौन सी भाषा है, तो दोस्तों याद रखेंगे कन्नड़ भाषा। कौन सी? कन्नड़ भाषा। और इसके अतिरिक्त आपकी हो जाएगी उड़िया भाषा। क्या हो जाएगी? उड़िया। तो ये दोस्तों आपकी भाषाएं हैं जो क्या है? याद रखेंगे शास्त्रीय भाषा है। ये सारी की सारी शास्त्रीय भाषाएं इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। हिंदी भाषा आपकी शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था महाबलीपुरम द गंगा कम्स टू तमिलनाडु। महाबलीपुरम गंगा कम्स टू तमिलनाडु पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसा प्रश्न मिला था। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदिता कृष्णा। क्या हो जाएगा? नंदिता कृष्णा हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर नंदिता कृष्णा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर बात कर ले महाबली नाटक की, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है महाबली नाटक, तो महाबली नाटक है जो, ये दोस्तों किसने लिखा था? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये लिखा था असगर बजाहत ने। किसने लिखा था? असगर बजाहत। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो आपसे इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बता सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना से। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आया था कि सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? क्या पूछा था? सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा साथियों? बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। इसके अलावा जो जनगणना है उसके जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उनको याद रखेंगे। और आगे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे कम साक्षरता बिहार में, सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। इसके अतिरिक्त सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संवाद कौमुदी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? देखिए अगर बात कर लेते हैं संवाद कौमुदी की, तो इसकी जो भाषा हो जाएगी साथियों वो बंगाली भाषा हो जाएगी। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी पत्रिका, इसके अतिरिक्त एक फारसी भाषा में एक पत्र निकाला जाता था जिसका नाम था मिरात उल अखबार। क्या नाम था? मिरात उल अखबार। ये एक फारसी भाषा का था
जबकि जो संवाद कौमुदी थी ये बंगाली भाषा में थी। ये दोनों की दोनों साप्ताहिक पत्रिकाएं थी, ठीक है, क्या थी, दोनों की दोनों साप्ताहिक पत्रिकाएं थी। और दोस्तों बात करते थे राजा राममोहन राय के बारे में। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। वर्ष 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना की थी, किसकी, आत्मीय सभा की। और साल 1828 में उन्होंने उसी आत्मीय सभा को ब्रह्म समाज नाम दे दिया, और जो सती प्रथा का प्रजोर विरोध करती थी। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो ब्रह्म समाज थी वो सती प्रथा का विरोध करती थी, और राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही भारत में क्या हुआ था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्या लगाया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 60 वर्ष से ऊपर प्रतिमाह 3000 किस योजना के तहत रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रतिमाह 3000 रुपए देने की जो योजना बनाई है वो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, क्या नाम है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होंगे उनको कितना रुपए मिलेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे 3000 रुपए। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ा है, एक किस्त के रूप में 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक, याद रखेंगे, सरकार को अंशदान देना होगा। पहले की जो जिंदगी है 18 से पहले की, 18 वर्ष से 60 वर्ष तक आप 200 रुपए से क्या कर सकते हैं, 55 रुपए से 200 रुपए तक सरकार को दे सकते हैं। उसके बाद जब आप 60 साल से ऊपर के हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3000 रुपए प्रति माह मिलेगा। ऐसी योजना चलाई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सांख्य सागर झील किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा था, सांख्य सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक झील है जिसका नाम है सांख्य सागर। और सांख्य सागर को 2022 में एक रामसर साइट घोषित किया गया है, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित शिवपुरी जिले में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर स्थित एक झील है जिसका नाम है सांख्य सागर। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भारतीय रेल सुरक्षा कवच, भारतीय रेल सुरक्षा में कवच प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है। यानी कि जो सुरक्षा, जो रेलवे की टक्कर से बचाने के लिए कवच प्रणाली का विकास किया गया है, ऐसा पूछा था किसने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आरडीएसओ। क्या हो जाएगा, आरडीएसओ। आरडीएसओ यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। क्या कहा जाता है, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन के द्वारा, याद रखेंगे, आरडीएसओ के द्वारा कवच प्रणाली का विकास किया गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे मोहम्मद गौरी से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। मोहम्मद गौरी से संबंधित क्या पूछा था ये तो एग्जैक्टली पता नहीं चला है, लेकिन एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर मोहम्मद गौरी से संबंधित एक प्रश्न आया था। देखिए मोहम्मद गौरी से संबंधित क्या पूछ सकता है, 1191, एक मिनट, यहां पर पूछ सकता है आपसे 1191 का युद्ध, या फिर 1192 का युद्ध, या फिर आपसे पूछ सकता है 1194 का युद्ध। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1192 में तराइन प्रथम हुआ था। क्या हुआ था, तराइन प्रथम। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो तराइन प्रथम में कौन जीता था, पृथ्वीराज जीते थे। कौन जीते थे, पृथ्वीराज। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तराइन प्रथम में कौन जीते थे, तो दोस्तों याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान जीते थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। इसके अतिरिक्त तराइन सेकंड का भी युद्ध होता है। तो यहां पर आपका कौन जीत जाता है, यहां पर जीत जाता है तराइन सेकंड में मोहम्मद गौरी। ठीक है, एमडीजी, इसको लिख देते हैं एमजी, ये मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसके बाद 1194 में एक युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। किसका युद्ध होता है, याद रखेंगे, चंदावर का युद्ध। और इस युद्ध में भी आपका मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हो सकता है युद्ध के बारे में पूछा हो या फिर किसी के बारे में और पूछा हो तो उसको एग्जैक्टली क्वेश्चन पता नहीं चलवाया है। ठीक है, इसको अभी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों 2011 की जनगणना से सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो तो एग्जैक्टली पता नहीं चले हैं, लेकिन जनगणना के जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने आपको पीछे के क्वेश्चन में कवर करवा दिए गए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 कौन से भाग में आता है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच के जो अनुच्छेद हैं ये किस भाग में आते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे ये भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, भाग 2 के अंतर्गत। और दोस्तों याद रखेंगे इसमें क्या है, नागरिकता से संबंधित कानून है। किसमें, नागरिकता से संबंधित कानून है भाग 2 में। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों एक राजधानी से पूछा गया था। पता चला है कि एक राजधानी पूछी थी, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चला दोस्तों किसकी राजधानी पूछी थी। राज्य की पूछी थी, राज्य की, या फिर किसी देश की राजधानी पूछी थी, ऐसा अभी एग्जैक्टली पता नहीं चला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, लखनऊ में स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है। तो लखनऊ में स्थित जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम लखनऊ का स्थित एक प्रसिद्ध क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है। इससे पहले इसका नाम था केडी बाबू क्रिकेट स्टेडियम। क्या नाम था, याद रखेंगे, केडी बाबू क्रिकेट स्टेडियम इसका पुराना नाम था, जबकि नया नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो हमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में मिले थे। तो इन सभी प्रश्नों का हमने अध्ययन किया।
आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, इस तरह की निरंतर एनालिसिस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते रहिए आपका अपना परिवार जीएसएफ बाय डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।